वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। हुकूमत ने आज मिनी बजट पेश कर दिया, डायरेक्शन क्या नजर आ रही है? लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। हुकूमत ने धांधली की तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया। Finalizing a TOR with regard to the allegations of rigging in the general elections 2018. मोबाइल फोन, बड़ी गाड़ियों और सिगरेट पर टैक्स में इजाफा। नॉन फाइलर के लिए गाड़ियां और जायदाद खरीदने पर आयद पाबंदी खत्म। गाड़ियां बनाने वाले जीत गए, टैक्स दहिंदा हार गए। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की तनकीद। हुकूमत को मिनी बजट क्यों पेश करना पड़ा, पूछेंगे वजीर आजम के मामले खसूसी इफ्तिखार दुरानी से। मुस्लिम लीग नून की रुकने कौमी असम्बली रोमीना खुर्शीद आलम से और सीनियर तज्जियाकार डॉक्टर फारूक सलीम से। वेलकम टू द शो। हुकूमत ने इंतखाबात में धांधली के इल्जामात की तहकीकात के लिए एक पार्लियामेंट्री कमेटी के कयाम का ऐलान कर दिया है। ये कमेटी कौमी असम्बली के अरकान पर मुश्तमिल होगी। इसमें हुकूमत और अपोजिशन के अरकान की तादाद बराबर होगी और इसके जो चेयरमैन होंगे उनको हुकूमत खुद ही नामजद करेगी। इस हवाले से आज फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा, लेट्स वॉच हिम। कि ये जो कमेटी आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की डायरेक्शन के ऊपर मानी है, इसके लिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ को पिछले साल 4 साल एहतजाज करना पड़ा था और ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ की और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ग्रेशियसनेस है कि उन्होंने पहले दिन कहा कि आप कह रहे हैं इलेक्शन कराओ, हम कराओ। तो पहले थोड़ा सा जरा तस्लीम भी करें कि क्या जमहूरी रवैये क्या हो। इसमें कोई शक नहीं है कि अपनी पहली विक्ट्री स्पीच जब दे रहे थे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उन्होंने उस वक्त ही कहा था कि धांधली के इल्जामात लगे हैं, हम इसकी तहकीकात कराने के लिए तैयार हैं। जौन सा हल्का आप कहते हैं हम उनको खोलने के लिए तैयार हैं। सो यकीनन ये वादा जरूर आज पूरा कर दिया गया। अपोजिशन की जानिब से मुतालबा ये आया है कि इस कमेटी को तहकीकात के लिए हर किस्म की मालूमात हासिल करने की और किसी भी शख्स को तलब करने का इख्तियार दे दिया जाए। इस हवाले से हसन इकबाल साहब ने क्या कहा, लेट्स वॉच हिम। इसके अंदर सराहत के साथ ये भी बयान कर दिया जाए कि ये कमेटी मुकम्मल तौर पे बाइख्तियार होगी और जिस भी शख्सियत को या जिस भी इदारे से किसी को अपनी इंक्वायरी या TORs के काम को मुकम्मल करने के लिए तलब करना चाहे या रिकॉर्ड मंगाना चाहे, वो मंगाने का इख्तियार रखती होगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हर रोज बहुत सारी डेवलपमेंट्स होती हुई नजर आ रही हैं। हुकूमत साजी में हमने तेजी देखी, उस इख्तिताम हुआ तो हमें अब काम भी तेजी से उनके बारे में खबरें मिलना शुरू हो गई हैं। इसीलिए आज हुकूमत ने मिनी बजट पेश कर दिया है। वजीर खजाना असद उमर ने फाइनेंस बजट में तरमीम के हवाले से कहा कि मईशत की हालत इंतहाई खराब है, विच इज़ नॉट एग्जैक्टली न्यूज़। ये बात हम बड़े अरसे से बार बार कर रहे थे, मगर आज असद उमर साहब भी ये बात कह रहे हैं। पहले वो खुद भी ये बात बताते रहे हैं। उन्होंने क्या कहा उन्होंने मिनी बजट के हवाले से, लेट्स वॉच द फाइनेंस मिनिस्टर। मईशत की इस वक्त क्या सूरत हाल है, कितना एक सिवियर क्राइसिस खड़ा हो चुका है, वो इंटरनल भी है और वो एक्सटर्नल भी है। इंटरनल की तो मेरे ख्याल में इससे अच्छी कोई गमाजी नहीं हो सकती कि सारे बैंकिंग सिस्टम से पैसे लेने के बाद भी पैसे कम पड़ गए थे। तो 1200 अरब रुपए पिछले साल जो है वो स्टेट बैंक से कर्जा लिया हुकूमत ने, जिसको उर्फे आम में नोट छापना कहते हैं। एक्सटर्नल की क्या सूरत हाल है, उसकी जो बेस्ट चेक होता है जी, वो तो स्टेट बैंक के जो रिजर्व्स हैं, और वो आप रिजर्व्स देख रहे हैं कि किस तेजी से गिरते चले जा रहे हैं। हम बहुत सारे मेजर जो है वो ले भी रहे हैं गवर्नेंस इंप्रूव करने के, बिजली के निजाम के अंदर, गैस के निजाम के अंदर। जो चीज जिसकी कमी है वो हमारे पास टाइम की है, इसलिए ये हमने फैसले किए। हुकूमत ने फाइनेंस बिल में जो तरमीम की है उन पर एक निगाह डालते हैं। करंट अकाउंट खसारे का तखमीना 18 से 21 अरब डॉलर्स है। वज़ीर आज़म वज़रा और गवर्नेंस को टैक्स से हासिल इस्तिस्ना खत्म करने का ऐलान किया गया है। तनख्वाहदार तबके के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स 25% कर दिया गया है। खाद पर किसानों को 7 अरब रुपए की सब्सिडी दे दी जाएगी। सालाना 4 लाख से ज़ायद आमदन पर टैक्स लगा दिया गया है। रेगुलेटरी ड्यूटी के मद में एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को 5 अरब रुपए का रिलीफ दे दिया गया है। पेट्रोलियम लीवी टैक्स की मद में 300 अरब रुपए इकट्ठे किए जाएंगे। 8,275 घरों की तामीर के लिए 4.5 अरब रुपए
रिलीज किए जाएंगे। पेंशन में 10% इजाफा किया जा रहा है। महंगे मोबाइल फोन्स पर ड्यूटी आयद की जा रही है। बजट में, दिस इज वेरी वेरी एनकरेज्ड बाय मी एटलीस्ट, बजट में सिगरेट पर भी टैक्स आयद करने की तजवीज़ है। 1800 सीसी से ज्यादा की गाड़ियों पर टैक्स की शरह 10 से बढ़ाकर 20% कर दी गई है। साबका हुकूमत ने ना अदा करने वालों पर नई गाड़ियों और जायदाद खरीदने पर पाबंदी लगाई थी, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने यह पाबंदी अब उठा ली है। इस पर साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। अपनी एक ट्वीट में उन्होंने कहा है कि मुझे कि हुकूमत ने टैक्स अदा ना करने वालों पर गाड़ियों और जायदाद खरीदने पर आयद पाबंदी उठा ली है। हमारी हुकूमत ने ये मामला बेहतर करने की कोशिश की थी। मिफ्ताह इस्माइल ने गैस की कीमत बढ़ाने पर भी तर्स करते हुए कहा है कि वज़ीर खजाना असद उमर को उनकी 15 की एक ट्वीट याद दिलाना चाहता हूँ, जिसमें उन्होंने गैस की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया था। हुकूमत को मिनी बजट पेश करना पड़ा, पहले ही वो कह रहे थे कि ऐसा उनको करना पड़ेगा। क्या हुकूमत की इक़दामात से टैक्स अदा करने वालों की हौसला शिकनी होगी, और क्या हमें इस मिनी बजट में डायरेक्शन नज़र आ रही है? इस पर हम बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हुकूमत ने अपना वादा पूरा कर दिया है, लेकिन धांधली के इल्ज़ामात इस वक्त हमें कहाँ पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। आई स्टार्ट विद यू डॉक्टर फारूक सलीम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। मिनी बजट में ओवरऑल आपकी क्या राय है? अभी कुछ लोगों के तबसरे में सुन रही थी, वो कहते हैं हमें कोई आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन नजर नहीं आया। वर यू वेटिंग फॉर समथिंग आउट ऑफ बॉक्स? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की मईशत है, ये पीटीआई हुकूमत की बनाई हुई मईशत नहीं है, ये विरासत में मिल रही है इनको। जो पीपल्स पार्टी ने 5 साल किया, जो 5 साल पीएमएल-एन हुकूमत ने किया, ये उनको विरासत में मिल रही। और वहाँ पे इंतहा ये थी कि 2008 में मजमूई कर्जाजात 6000 अरब के थे पूरे मुल्क के ऊपर, और 10 सालों में वो 6000 से आज हम 30,000 अरब पे बैठे हैं। ठीक, जो 61 सालों में कर्जा इकट्ठा नहीं हुआ था, उससे ज्यादा कर्जा हमने पिछले 10 सालों में 2 जमहूरियत वार में कर डाला। 2013 में जब पीएमएल-एन की हुकूमत आई थी, तो उस वक्त हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट, जो बैरूनी तिजारत के हवाले से खसारा कहलाता है, वो 4 अरब डॉलर का था, और पीएमएल-एन हुकूमत वो छोड़ के गई है 18 अरब डॉलर पे। ठीक, तो इतना सख्त जो बुरा हाल था जो इकोनॉमी का पिछले 10 साल से हुआ, अब उसकी डायरेक्शन, आपने जैसे कहा कि डायरेक्शन क्या सीधी हो रही है या नहीं हो रही। जो लुबे लुबाब है आज के मिनी बजट का, वो 700 से 800 अरब रुपए का इजाफी बोझ है पाकिस्तानियों के ऊपर। ठीक, आप समझिए कि तकरीबन एक खानदान के ऊपर 20 से 25 हजार रुपए का इजाफी बोझ गैस की कीमतों में। आप देख लीजिए, जो टैक्स की छूट है उसको वापस लिया गया है, या जो ड्यूटीज की छूट दी गई थी उसको वापस लिया गया है। जो कटौती आएगी आपके डेवलपमेंट तरक्याती मंसूबों के हवाले से, तो 25,000 रुपए का बोझ एक पाकिस्तानी खानदान के ऊपर आया है। थैंक यू, आपने बड़ा अच्छा किया, उसको डिसाइफर कर दिया कि ताकि एक खानदान को पता चल जाए कि उनको अपनी बेल्ट टाइटन करनी है 25,000 रुपए तक की। अब डायरेक्शन जो है, देखिए प्रॉब्लम्स यही प्रॉब्लम जब पीएमएल-एन के ऊपर आते थे, तो वो इसी किस्म के सोल्यूशन निकालते थे। पीपल्स पार्टी के आते थे, वो भी यही सोल्यूशन निकालते थे। तो कोई खास तब्दीली अगर माशी महाज पे आ गई है, तो अगर सियासी महाज पे आ गई है, तो माशी महाज में कोई तब्दीली नजर नहीं। आई थिंक वेरी वेल सेड। आई विल कम टू यू ख़ादरानी साहब, तब्दीली नहीं आई इन शॉर्ट जो कहा है अभी डॉक्टर साहब ने। वो डॉक्टर साहब ने अपने ओपनिंग नैरेटिव में बता दिया ना कि लेगेसी कैरी करने के लिए आप स्टार्ट करते हैं विद एन इंक्रीमेंटल शिफ्ट आने के लिए भी ना। अभी इस वक्त आप पीस मिल इंजीनियरिंग में काम करते हैं, पॉलिसी टर्म में ये पीस मिल इंजीनियरिंग होती हैं, उसके बाद फिर आप इंक्रीमेंटल शिफ्ट पे आते हैं और फिर फंडामेंटल शिफ्ट पे जाते हैं। ये 3 प्रोसेसेस हैं पॉलिसी डायरेक्शन के। लेकिन गैस बम गिरा दिया, आज मिनी बजट लाकर सैकड़ों अशिया पर ड्यूटी बढ़ा दी गई। सो कुछ तो देखिए, इसमें अगर आप फोकस देखें ना, स्टेप्स भी करने थे ना, या वो सिर्फ उधर गवर्नर हाउस में, पीएम हाउस में करने थे? सिंबॉलिक स्टेप बिल्कुल क्लियर है उसमें कि जो अफोर्डेबल है जिनको, उनको हमने, अगर आप टैक्स स्लैब भी देखेंगे तो जो मिनिमम बेस कंज्यूमर लोग हैं उनको टैक्स जो है 10 से 15% इजाफा किया गया है। उनको हमने उस तरह टैक्स नहीं कि जो कम गैस यूज़ करते हैं। गैस कंज्यूमरशिप 9.3 मिलियन लोग हैं पाकिस्तान में, 21 करोड़ आवाम आपकी नॉन गैस पे है, जिसका 200 रुपये हमने कम किया गया। एलपीजी जिस दिन ये हुआ था 200 रुपये एलपीजी कम होगी, जो मेनली यूज्ड आइटम है जिससे लोग अपना जो चूल्हा जलाते हैं,
उस पर हमने कमी की है, इन्फ्लेट हो, उस पर इन्फ्लेटेड प्राइसेस हैं जो कम की गई हैं। उसके बाद ये है कि जो फर्टिलाइजर था उस पर सब्सिडी दी गई है। जो देखिए ना, मुझे फोकस बता, एक सवाल जो, क्योंकि जो मेन बात है, हम इन पे नंबर्स में चले जाएंगे, नंबर में नहीं चले जाएंगे, मैं आपको फोकस बताता हूँ। आप खुद इफ्तिखार दुरानी साहब खुद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बिल्कुल वही ट्रेंड नजर आएगा जो पीएमएलएन की गवर्नमेंट नजर आया? कुछ आप खुद नहीं फील कर रहे थे कि कुछ तब्दीली नजर आएगी? डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा इंट्रो दिया कि जी एक लेगेसी को ऑल ऑफ अ सडन यू कैन नॉट ब्रिंग अ पैराडाइम शिफ्ट। फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा कि सॉल्यूशन में तो आ सकती थी ना सॉल्यूशन। देखिए डॉक्टर साहब बता दें सॉल्यूशन, हम उस तरह करना शुरू कर देंगे। बात ये है, ठीक है, आप सॉल्यूशन बताएंगे, लेकिन मुझे बताएं कि इमीडिएटली इस वक्त सॉल्यूशन उसका नहीं हो सकता ना जी। आपने आके अपना बेल्ट टाइटनिंग करनी होती है। एक आपने सिंबॉलिक हमें दिखा भी, सिंबॉलिक उसी तरफ में जा रहा था ना, मशवरे करें, सिंबॉलिक की तरफ जा रहा था, हम सिंबॉलिक की तरफ जा रहा था। देखें सिंबॉलिक क्या था कि जो तनख्वाहदार जो पेंशन जो थी उसको 10,000 मिनिमम कर दिया, गरीब बंदे की तरफ था। अच्छा, जो 12 लाख रुपए लेता था उसको हमने टैक्स ज्यादा नहीं किया। हाँ, जो 1800 सीसी गाड़ी है एसयूवी के ले रहा था उसको टैक्स लगा दिया कि पैसे हैं। सिगरेट भी था जो इम्पोर्टेड, जो सिगरेट पी रहा है, इम्पोर्टेड सिगरेट पी रहा है, उसके पास अफोर्डेबिलिटी है। जो आईफोन खरीद सकता है, तो मैं कहती हूँ बिल्कुल टैक्स सारा लगाई दे, मेरी अर्ज सुनो, जिनके ऊपर लगाया गया, जो आईफोन खरीद सकता है उसका मतलब अफोर्ड कर सकता है उसको, तो अफोर्डेबिलिटी कम करनी थी उसकी। नहीं, हमने अफोर्डेबिलिटी कम नहीं करनी थी, हम उन लोगों को जो कि साहिब हैसियत हैं उन लोगों को लेके आए हैं कि वो कंट्रीब्यूशन करें। So that was the idea. We'll take a break and I'll come straight to you right after break. मिर्ज़ा इस्माइल साहब से पूछेंगे, काफी नाराज है आज के बजट पर, what is he thinking right after break? And welcome back. मिस्टर इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद है। मिस्टर इस्माइल साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। मौजूदा हुकूमत की जानिब से बजट में रद्दो बदल पर मुतमईन क्यों नहीं है आप? देखिए, बजट के अंदर हर बजट में कुछ चीजें अच्छी होती हैं, कुछ चीजें बुरी होती हैं। इस मिनी बजट में तो दो हिस्से थे। कल एक पहला मिनी बजट हुकूमत का आया जिसमें इन्होंने 150 अरब रुपए का टीका लगाया है पाकिस्तान के अवाम को, जिसमें इन्होंने गैस की प्राइसेस बढ़ा दी है। अब गैस की निर्खों में घरेलू सार्फिन के लिए 10 से लेकर 145% तक इजाफा हुआ है, जो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना एक साथ नहीं हुआ होगा। और 60% सार्फिन ऐसे हैं जिनकी 15 से 30% कीमतें बढ़ेंगी। उसके अलावा सनती सार्फिन की इन्होंने कीमतें बढ़ा दी हैं 40%। बिजली के जो कारखाने इनकी बढ़ा दी है 60%। लिहाजा अब कुछ अर्से बाद बिजली की प्राइसेस भी बढ़ाएंगे ये लोग, तो एक उससे बड़ी महंगाई आई। उसके बाद जो आज चीज करी है, असद उमर साहब ने ये बात तो बताई तो उन्होंने 5 अरब रुपए के कुछ टैक्सेस कम किए, लेकिन ये नहीं बताया कि 90 अरब रुपए के टैक्सेस उन्होंने और लगा दिए। तो किस चीज पे टैक्स लगाया है ये भी हमको पता चलना चाहिए। और जो बहुत ही बुरा कदम उठाया है हुकूमत ने, जो असद साहब ने एकदम फसियाना तरीके से बोला और सही तरीके से बताई भी नहीं बात, वो थी कि एक हमने कानून करा था कि जिसके तहत जो लोग टैक्स दहंदगान नहीं है पाकिस्तान में, उनको बड़ी जायदादें और नई गाड़ियां या नई इंपोर्टेड गाड़ियां खरीदने से पाबंदी लगाई थी। लेकिन उस वक्त बड़ा लॉबिंग करी थी गाड़ियों की कंपनी ने हमारे ऊपर, ये जो लैंड डेवलपर्स है उन्होंने बड़ी कैंपेन करी थी, लेकिन हम नहीं माने, हमने उनकी लॉबिंग के प्रेशर को सहा था। मगर इस बार ऐसा हुआ कि पाकिस्तान का टैक्स पेयर जो है हार गया और बड़ी ऑटो कंपनियां और लैंड डेवलपर्स जीत गए, और टैक्स पेयर जो बेचारा टैक्स दे रहा है उसको आपने फैसिलिटी उसको आपने नहीं जीतने दिया। और जो लोग अब टैक्स नहीं दे रहे वो आज मर्सिडीज की गाड़ी इंपोर्ट कर लेंगे तो उनको कोई पूछना नहीं जाएगा कि तुम्हारी पैसे कहाँ से आए। वो जाकर F6 में जाकर 20 करोड़ रुपए के कोठी ले लेंगे, उनसे कोई कुछ नहीं पूछेगा कि आपके पैसे कहाँ से आए। ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही रिग्रेसिव स्टेप था। ये जो बात PTI 5 सालों से कर रही थी कि टैक्स दहंदगान बढ़ाओ, जो हमने स्टेप लिया सबसे बड़े स्टेप को इन्होंने रिवर्स कर दिया। मेरे ख्याल से ये एक बट मिस्टर साहब, अगर ये इतना जबरदस्त एक्शन था तो आप पहले साल में ले लेते। आपने भी तो बिल्कुल आखिरी उस साल उस बजट में लिया जो आपको बहुत सारे लोगों का ख्याल था पेश ही नहीं करना चाहिए था। मेरे ख्याल से पहले साल कर देना चाहिए था। मैं तो एक ही बजट बना के गया हूँ, मैंने तो उसमें कर दिया था। और जब हम आए थे तो हमारे पास 7 लाख टैक्स पेयर थे और हम छोड़ के गए थे तो हम 15 लाख टैक्स पेयर करे थे। हमने डबल से ज्यादा टैक्स पेयर कर लिए थे और डार साहब के जमाने में बड़े नंबर ऑफ टैक्स पेयर बढ़े और टैक्स भी डबल तकरीबन 60% बढ़ गया था, 67%। और
तो भी हमको पीटीआई वाले जो थे वो कहते थे कि आप टैक्स पेयर नहीं बढ़ा रहे, आप टैक्स पेयर नहीं बढ़ा रहे, आप इनडायरेक्ट टैक्सेस पे मुहस्सर कर रहे हैं। अगर हम इतना इनडायरेक्ट टैक्सेस पे हमारा इन्हिसार था तो आज फिर आपने 53 अरब रुपए के इनडायरेक्ट टैक्सेस और क्यों लगा दिए, किस मद में लगा दिए? तो ये भी जवाब दे रहा हमको पीटीआई वाले कि भाई अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस बुरे थे और कुछ दिनों पहले तक तो बुरे थे पुराने पाकिस्तान में, तो नए पाकिस्तान में इनडायरेक्ट टैक्सेस क्यों लगा दिया आज नजर? ओके, नए पाकिस्तान से तमाम मसाइल हैं। आई विल कम टू यू रुमीना। पहले तो ये बता दें कि नाराज हुए मिस्टर इस्माइल साहब, लेकिन बजट फिर आप लोग भी उसी वक्त कह दिया था ऑपोजिशन ने कि जो आप स्टेप्स लेके जा रहे हैं ये पॉसिबल ही नहीं है इनको लेके आगे चलना। देखिए, उनमें बहुत सारे स्टेप्स जैसे कहा जा रहा है कि पॉसिबल नहीं है चलना, ये तो जहांगीर तरीन साहब की कुछ चमक ही ऐसी थी कि वो नहीं हो सका या कुछ और वजूहात, लेकिन हम तो बहुत कॉन्फिडेंट थे कि इंशाल्लाह हमने आगे आना है और उसी बजट को हम लोग जो है प्रॉपरली हमें पूरी उम्मीद थे कि उसको किस तरह से, जिस तरह मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी इस वक्त बात की है कि हम उसको किस तरह से चलाते हैं और जिस तरह गुज़िश्ता अदवार में प्रॉपरली जो है वो कोशिश भी की गई और उसको देखा गया। और दूसरी बात आप देखें कि उसके अंदर एक दो स्कीम्स जो ऐसी भी इंट्रोड्यूस करवाई गई जिसमें बहुत सारे लोगों ने जो है टैक्स पेयर भी बढ़े और टैक्स देना शुरू किया, जिस तरह कि उन्होंने बताया कि डबल हुआ। लेकिन आज जहां पर हम देखते हैं कि कुछ चीजें अगर इनको लगता है गलत है या सही, लेकिन बहुत सारी जगहों के ऊपर नुकसान आज भी तो अवाम, गरीब अवाम का ही है ना। तो आई डोंट थिंक सो कि ये कहना कि हम बहुत ज्यादती करके गए थे या कुछ हुआ। अभी टैक्स पेयर हो या कोई भी और या पूरे बजट की भी अगर बात की जाए, मेरे ख्याल में सवाल शक नहीं है कि जितने भी इकोनॉमिस्ट्स हैं, डॉक्टर साहब ने जो कहा वो सब मुत्तफिक हैं कि पॉलिसीज पीपल्स पार्टी की, आप लोगों की हुकूमत की, उनका खमियाजा भुगतना पड़ा है। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर तो वही से खराब। एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि इस वक्त अगर हम देखें तो जो सबसे ज्यादा बोझ आ रहा है वो किसके ऊपर आ रहा है। अब अगर हम ये कहें कि हमने इसको इतनी छूट दे दी, इसको इतनी छूट दे दी, बहुत सारा टैक्स ऐसा होता है जो मैं और आप या कोई भी जो है वो इनडायरेक्ट पे कर रहे होते हैं। चाहे हम पानी की एक बोतल लें, चाहे हम एक बिस्किट का पैकेट लें, उस तमाम लेकिन अफसोस की बात यह है कि चले हम तो जो करते थे वो करते थे, ये लोग ना करें। नहीं, ये भी नहीं मैं कह रही कि ये लोग ना करें, लेकिन दुनिया मुकफाते अमल है। बहुत सारी सोशल मीडिया आज वही चीजें दिखा रही है जो ये हमें कहते थे, आज वही कह रहे हैं, खुद भी करना पड़ा। ठीक है, गवर्नमेंट में आए टैक्सेस की फिर पता चला है आटे दाल का भाव जैसे कहते हैं। फारूक साहब, कुछ असद उमर साहब ने स्टेटमेंट्स दी थी, आई जस्ट वांट यू टू गेज कि जो कह रहे थे पहले चार्ज लेने से पहले वो कहां तक उसके साथ खड़े। लेट्स वॉच असद उमर राइट बिफोर टेकिंग चार्ज। We know you will be the new finance minister. कितना मुश्किल लग रहा है आपको ये पोजीशन? देखिए, पाकिस्तान की मईशत जो है वो उसके जो हालात है सबको पता है पाकिस्तान में, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम तो आपको 3 साल पहले से ये बता रहे थे कि ये होने जा रहा है मईशत के साथ, ठीक है? तो हमारे आंखें खुले हुए हम इलेक्शन लड़े, हमें पता था क्या मईशत हमें मिलने वाली है। तो अब असद उमर ये नहीं कह सकते कि ओ माय गॉड, जिस तरह नवाज शरीफ ने कहा कि हम 100 दिन तक मुस्कुराए नहीं, तो हैरान और परेशान हो गए। हम नहीं है, हम ना हैरान है, हम ना हैरान है ना परेशान है। इसलिए परेशान नहीं है क्योंकि मुश्किलात बहुत हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला इन मुश्किलात का हल भी है। इस कौम में बड़ी जान है, इस मईशत के अंदर बड़ी जान है। कुछ स्टेप्स देखे हमने कि लगे कि परेशान नहीं है गवर्नमेंट एंड दे नो व्हाट दे डूइंग। देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि जो मईशत की कश्ती है उसमें जो बड़े बड़े छेद पिछले 5 साल में लगाए गए हैं, आप अंदाज़ा कीजिए कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो 190 रियासती इदारे हैं वो 2013 में 500 अरब का नुकसान करते थे। जब PMLN का आखिरी साल आया वो 1100 अरब रुपए का 1100 अरब रुपए का हमारे सिर्फ रियासती इदारे जो हैं वो PMLN की हुकूमत के दौरान नुकसान करते हुए 1200 अरब रुपए पे हमारे गर्दिशी कर्जाजात पहुंच गए। और एक पिछले हफ्ते जो नया गर्दिशी कर्जा सामने आया है, सुई सदन गैस और सुई नॉर्दर्न गैस के जो हेड्स आए इस्लामाबाद में लास्ट वीक, उन्होंने कहा कि गैस सेक्टर के अंदर एक 370 अरब रुपए का नया गर्दिशी कर्जा है। हम हमेशा वो बिजली का सुना करते थे 1200 अरब का, ये 370 अरब का नया कर्जा आ गया। मुझे लग रहा ऐसा है कि जो सबसे बड़ा दुश्मन होती है इकोनॉमी का वो गैर यकीनी की फजा होती है। सही। इस वक्त PTI की हुकूमत जो है वो गैर यकीनी की फजा दूर करने में कामयाब नहीं हो रही। क्या हम IMF के पास जाएंगे या नहीं जाएंगे? क्या हमारे पास कोई मुतबादिल रास्ता है या नहीं? देखिए, हल का सोल्यूशन मांगा था, सोल्यूशन मांगा था। प्रॉब्लम्स हम सबको पता है कि बहुत सवेर हैं, बहुत खतरनाक हैं। हल एक आसान हल होता है, एक मुश्किल हल होता है। देखिए, हमारा पावर सेक्टर में 1200 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा है, 400 से 450 अरब रुपए की चोरी होती है।
पहले भी ये किया करते थे कि हम रेट बढ़ा देते थे, ईमानदार सारिफ के ऊपर सारा बोझ चला गया, जो चोरी करने वालों का भी अब भी वही हुआ। हमें इकदाम करने चाहिए थे चोरी रोकने के, और अगर आप चोरी रोक लेते हैं तो फिर आपको बोझ पास ऑन नहीं करना पड़ेगा। गैस में आज गैस सेक्टर के अंदर 1 अरब रुपए की रोजाना की चोरी हो रही है। सही 6-7% चोरी हुआ करती थी कुछ साल पहले, आज 23% गैस इस मुल्क में चोरी हो रही है। यानी 100 यूनिट्स अगर हम बनाते हैं तो 23 यूनिट्स में से चोरी हो जाते हैं। आपको गैस रेट बढ़ाने की जरूरत न पड़ती अगर आप चोरी की तरफ कोई इकदाम उठा लेते। तो यहां पे भी आसान हल ढूंढा गया है। आसान हल यह है कि आप बोझ सार्फिन के ऊपर डाल दें। पहले भी आसान हल ढूंढे जाते थे, मुश्किल हल की तरफ नहीं जाए। राइट, इफ यू अलाउ मी क्विकली मिफ्ता इस्माइल साहब से सवाल पूछना है। किससे? अच्छा आप बता दें, IMF की तरफ जाएंगे आप लोग? देखिए, पहली बात यह कि मुफ्ती साहब ने फरमाया जिन्होंने 15,000 अरब रुपए का टीका लगाया वो तो उनको भूल गया। जो डॉक्टर साहब ने भी फरमाया वो इनको बिल्कुल भी उस टीके का याद नहीं है। हमारा टीका जो आज लगा है इनको याद आ गया है। टीका तो लगा दिया ना, ये तो उसको 15,000 आज उस टीके की वजह से जो उन्होंने लगाया है 15,000 अरब रुपए का, जो कि वो डॉक्टर साहब ने कैलकुलेट नहीं किया कि पर फैमिली पे कितने बंदे के ऊपर कितने पैसे आ गए हैं। जिस तरह इन्होंने मकरूज किया इस मुल्क को, जिस बेदर्दी से ठेके के तरीके से इस्तेमाल किया इस मुल्क को, उसकी वजह से आज ये करना पड़ा। हाँ जी, अभी कमिंग टू द सॉल्यूशन, बात करें ना, ये बड़ी ठीक अच्छी बातें करें, बट इट सूटेड यू व्हेन यू वर इन ऑपोजिशन। नो 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 नो, नाउ यू इन द गवर्नमेंट। आप देखिए, टुडे इज द 30th day of the government, इट्स नॉट 30 years, 30 days। ठीक है, वी हैव अ 35 पॉइंट्स एजेंडा, 6 ब्रॉड फिगर्स है, 100 days प्लान है। जो डॉक्टर साहब ने फरमाया इस तरफ भी हम जा रहे हैं, लेकिन 30 days में क्लैंपिंग डाउन थिंग्स इज लाइक यू आर आस्किंग फॉर एन इम्पॉसिबल थिंग। जो अनसर्टेनिटी की बात की डॉक्टर साहब ने, IMF पे जाना है या नहीं जाना, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू वांट? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो ब्रादर मुल्क हैं जहाँ से हमें सपोर्ट आ सकती है इन्वेस्टमेंट्स, हम उस तरफ जाएंगे। मैंने कहा दिस इज द फर्स्ट टाइम वी विल नॉट बी आस्किंग फॉर सॉर्ट ऑफ, वो कहते हैं ना अभी किसी और प्रोग्राम में कहा कि भीख शीख मांगेंगे नहीं, वी विल डेफिनेटली गो। कल हाई लेवल डेलीगेशन हमारे मिल रहे हैं एंड आई एम वेरी श्योर कि देयर विल बी गुड इन्वेस्टमेंट्स कमिंग टू पाकिस्तान। Okay, that's a very big statement. मिफ्ता इस्माइल साहब, अगर let's say टैक्स बढ़ा दे, अनपॉपुलर स्टेप्स ले, लेकिन अल्टीमेटली IMF पे ना जाए हुकूमत, तो कितनी बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए? एक बजट होता है जो कि आवाम दोस्त होता है। जैसे हमारा बजट लास्ट टाइम था जिसमें हमने टैक्स रिलीज दिया, फिर लाख रुपए की सैलरी के ऊपर हमने टैक्स को बहुत आवाम दोस्त थे। 2 लाख रुपए तक की सैलरी पे हमने सिर्फ 5% रखा, वो इन्होंने अल्लाह के शुक्र से मेंटेन रखा है। उसके बाद इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया है, तो 2.5 लाख रुपए की सैलरी को हम 10% दे रहे थे टैक्स, ये 20% देंगे। हम उसके ऊपर की सैलरी को 15% दे रहे थे, ये 29% देंगे। लेकिन वो हमारा आवाम दोस्त टैक्स था, तो आवाम दोस्त बजट था। कुछ ऐसे बजट होते हैं जो इंडस्ट्री दोस्त होते हैं। इनका ये जो बजट है ये IMF दोस्त बजट है, ये तो IMF पे जाने के लिए बजट बना है। IMF पे जाने के लिए बजट बनाया डॉक्टर साहब, डू यू एग्री? देखिए फरिया, एक चीज लिख ली, IMF के पास हमें जाना ही पड़ेगा। ये आप मुझे लिख के दें। वो पंजाबी में जो कहते हैं कि 100 छितर और 100 प्याज। अभी हम 100 छितर खाएंगे कि हमने IMF के पास नहीं जाना, और आखिर में फिर हमें 100 प्याज IMF वाले भी खाने पड़ेंगे। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। देखिए, इस वक्त कोई 26 अरब डॉलर का की नीड है, जरूरत है अगले 12 महीनों में। पाकिस्तान को 26 अरब डॉलर चाहिए। कभी हुकूमत की तरफ से 9 बिलियन की फिगर दी जाती है, कभी 12 बिलियन की दी जाती है। असल फिगर 26 अरब डॉलर की है। 18 अरब का हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है और 8 अरब की हमारी डेट सर्विसिंग है अगले 12 महीनों में। 26 अरब डॉलर दुनिया का कोई मुल्क हमें नहीं दे सकता। जितना कर्जा हम लेंगे, उन कर्जों के साथ जो मॉनिटरिंग पैकेज कहलाता है, जो इस्लाहाती पैकेज कहलाता है, वो दुनिया में एक मालियाती इदारा है जो देता है, और वो IMF है। आप सऊदी अरेबिया से कर्जा लेते हैं, उसके साथ इस्लाहाती पैकेज नहीं आता। वर्ल्ड बैंक के पास कोई मॉनिटरिंग प्रोग्राम नहीं है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास कोई मॉनिटरिंग प्रोग्राम नहीं है। दुनिया में एक मालियाती इदारा है जो आपको मॉनिटरिंग प्रोग्राम देता है। कि हमारा प्रॉब्लम इस वक्त यह है कि हमारा खजाना जो है वो उस बर्तन की मानद है जिसमें बेशुमार छेद हुए हैं। आप उसमें सऊदी अरेबिया का पैसा डाल दें, वो भी छेद से निकल जाएगा। आप चीन का पैसा डाल दें, वो भी छेद से निकल जाएगा। इस छेद को बंद करने का, इन छेदों को बंद करने का जो प्लान आता है, जो मंसूबा आता है, वो सिर्फ और सिर्फ IMF की तरफ से आता है। Okay, like we will take a break and we will be right back.
धांधली की तहकीकात पर भी बात करेंगे। एक और बात भी कही थी असद उमर साहब ने, और ये बात प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कही थी जब उन्होंने जर्नलिस्ट को बुलाया था कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की मदद हासिल की जाएगी। असद उमर साहब ने क्या कहा था? लेट्स वॉच दैट। इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी के अंदर ऑलमोस्ट यूफोरिया। इमरान खान की क्रेडिबिलिटी इतनी ज्यादा है, वो तरीके इंसाफ भी नहीं हो, इमरान खान की क्रेडिबिलिटी है, इतनी ज्यादा क्रेडिबिलिटी है, इतना ज्यादा सपोर्ट है कि वो तो वो जिसको कहते हैं ना बेचैन है कि हम किस तरीके से मदद करें पाकिस्तान की। तो मैं चाहता ये हूं कि सस्टेनेबल, अभी तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, उसको एडवांटेज तो जरूर लिया जाए, लेकिन इस तरीके से लिया जाए कि इसमें उनका भी फायदा हो। ठीक है, तो ऐसे कोई चीज ऑफर की जाए जिसमें उनको जो अपने जिन ममालिक में रह रहे हैं वहां पे जैसा रिटर्न नहीं मिलता उससे बेहतर रिटर्न मिले, और साथ पाकिस्तान को जो इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, जो पैसे की जरूरत है, वो पाकिस्तान को भी मिल जाए, तो उनके लिए मुनाफा भी हो। और राइट, डू यू एग्री जो असद उमर साहब कह रहे हैं? आपको बजट में नजर आया? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो ओवरसीज के लोग जो वहाँ पर रह रहे हैं, अगर वो भी कुछ भी पार्टिसिपेट करते हैं या पहले भी करते रहे हैं, तो ये तो बहुत खुशाइन है और हमेशा से खुशाइन है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है, जो भी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई भी काम करे, चाहे वो पाकिस्तान में रहने वाला हो या पाकिस्तान से बाहर हो, तो इस स्टेप को तो हम कोई भी हो, हम उसको डेफिनेटली वेलकम भी कहेंगे, खुशाइन भी कहेंगे, और ये पाकिस्तान के लिए होगा डेफिनेटली। राइट, IMF वाला भी आप सवाल करना, बट डॉक्टर साहब ये जो उन्होंने इरादा किया था, इसको यूटिलाइज किया? देखिए, इसमें शक की बात नहीं है कि इमरान खान साहब इस मुल्क के ऐसे लीडर हैं जिनके ऊपर जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं उनका बेतहाशा एतमाद है। रवायत भी, तारीख भी, जितना पैसा वो इनके प्रोजेक्ट्स को दे चुके हैं। एक खारजा पॉलिसी के हवाले से एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये आई है कि ये पहले वज़ीर आज़म आए हैं पिछले 35-40 सालों में जिनका अपना कोई असासा बैरून मुल्क में नहीं है। राइट। उसका इफेक्ट ये होता है कि हमारे जो लीडर हैं जिनके असासाजात बाहर हैं, वो बैरूनी ममालिक जो हैं, ताकतें जो हैं, वो उनको मैनिपुलेट कर पाती हैं कि आपकी जायदाद यहाँ पे है, आप अपनी खारजा पॉलिसी उस मुताबिक बनाएं। तो यहाँ पे जो खारजा पॉलिसी का नतीजा निकलेगा वो प्योरली पाकिस्तान का फायदा निकलेगा। इनको कोई मैनिपुलेट बैरूनी ताकत नहीं कर सकेगी उस बुनियाद पे कि आपके असासाजात मुल्क से बाहर हैं। और ये मैं समझता हूँ कि जो रेजिस्टेंस सामने नजर आ रहा था, इमरान खान जब इलेक्शन जीत रहे थे या इलेक्शन की तरफ जा रहे थे, तो वो यही डर और खौफ था बैरूनी ताकतों को कि ये एक शख्स अगर वजीर आजम बन गया तो ये हमारे हाथ में खेल नहीं पाएगा, हम इसको मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एंड आई विल कम टू यू। ओवरऑल बजट पे आपने अपना मौकफ दे दिया। लग्जरी गाड़ियों का जो ऑक्शन हुआ, 102 में से 62 गाड़ियां फरोख्त हुई। हुकूमत को 2 अरब के बजाय सिर्फ 6 से 7 करोड़ ही मिल सके। कह रहे हैं आपने बड़ा हाईली प्राइस कर दी है। नहीं, उसमें गाड़ियां ऐसी भी हैं जो कि मेबैक्स हैं, उसके बाद बॉम्ब प्रूफ गाड़ियां हैं, वो हाई प्राइस गाड़ियां थी। ठीक, उस पे एक पे बिड आई है, तकरीबन कोई 10 करोड़ रुपए की बिड आई हुई थी। तो अभी जो बाकी गाड़ियां हैं जो 33 के करीब हैं, उन गाड़ियों के ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं और वो ऑक्शंस में जाएंगी। जो पुरानी गाड़ियां थी उनको निकाला गया है, जो बेहतर गाड़ियां उस पर दोबारा आ जाएंगी। अभी जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे वो मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि 10 साल में, पिछले 10 साल में पहली दफ़ा है कि UAE ने हमारे किसी भी वज़ीर आज़म को पाकिस्तान से ख़ुद बाय इन्विटेशन जो है ना स्टेट गेस्ट बुलाया हो। सो प्राइम मिनिस्टर साहब इज़ द फर्स्ट वन इन द लास्ट 10 years बिकॉज ऑफ हिज क्रेडिबिलिटी ही हैज़ बीन इन्वाइटेड टू UAE। तो वो कल जाएंगे सऊदी अरेबिया से वापसी पे UAE भी रुकते हुए पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे। राइट, तो भी मतलब कि अभी 30 days में हमें पता है कि बड़ा हमसे जो है एक्सपेक्टेशंस हैं, बट आई एम श्योर कि हम राइट डायरेक्शन पे हैं और आगे हम शेयर भी करेंगे। अभी हम इन नेक्स्ट 2 days 30 days में हमने क्या किया है ये भी हम आपको बताएंगे। हम बिलीव करते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन में और हम आवाम को साथ लेके जाएंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक बात की हुई है कि वो हुकूमत चलती है जिसके साथ आवाम खड़ी हो, और ये आवाम की हुकूमत है और उसमें हम सारी चीज़ें बताएंगे कि हम आगे कैसे बढ़ रहे हैं। ओके, धांधली कमीशन के हवाले से फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि जो वादा हमने किया था वो पूरा कर दिया। असद उमर साहब भी इस हवाले से कोई वादा करके गए थे। लेट्स वॉच हिम।
जहां तक ऑपोजिशन की डिमांड्स का ताल्लुक है, हम तो पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं। हम तो हमेशा ये कहते हैं कि जिसको अगर कोई सवाल है इलेक्शन के ऊपर तो बिल्कुल उसको एड्रेस करना चाहिए। आप कॉन्स्टिट्यूंसी में रीकाउंट कराएं, आप डब्बे खोलना चाहते हैं डब्बे खोलना चाहें, जो मर्जी करें। हमने डिमांड कर दी है कि आरटीएस जो है वो स्ट्रोक क्यों हुआ था, उसमें रिजल्ट्स क्यों रुके थे। हमने भी खुद पीटीआई ने डिमांड की है कि उसकी तहकीकात कराई जाए। सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लेजिटिमेसी इलेक्शन की एक्सेप्ट करें लोग, वो हुकूमत का होता है। तो हमारा तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है कि जो भी तहकीकात करनी है वो करें, क्योंकि हमें तो पता है हमें कोई धांधलीवारा करके आए नहीं ना। आज जो कमेटी का ऐलान किया है, ऑपोजिशन मुतमईन है उससे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये थी कि कमीशन की डिमांड की गई, लेकिन कमेटी बनी। इट्स वेल, ये खुशाइन है कि हुआ, क्योंकि हम लोगों ने उस चीज़ को भी मनवाया जो चीज़ हम पिछली दफ़ा जब गवर्नमेंट में थे और ये ऑपोजिशन में थे और हम कहते थे कि इस फोरम को, इस तमाम बहस को पार्लियामेंट के अंदर लेके आना चाहिए। लेकिन आज वो साबित किया है कि हम लोग जब में आए तो हम बाहर इधर उधर नहीं गए, किसी और इदारे में नहीं गए, पार्लियामान के अंदर आए और ये कमेटी जो है वो बनी। इसके अंदर जो भी रिजर्वेशंस थी वो आज सुबह आपने देखा है कि उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब ने फिर बाद में उस चीज़ पे एग्री किया कि तमाम तर जो मेंबरशिप है या स्ट्रेंथ जो है वो इक्वल होनी चाहिए। वो हुआ, और बाद में जहाँ तक सरबराह जो भी चेयरमैन बने उसमें वो तमाम दोनों की मुफाहमत से आएगा। तो मैं समझती हूँ कि खुशाइन है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो इसके TORs बने और जो अपोजिशन की जमातों की तरफ से एक और चीज़ आई कि इसमें तमाम तर ये हक हासिल होना चाहिए, इस कमीशन के पास ये अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो जिस भी इदारे को बुलाना चाहे, जो मुलव्वस हो या जिस पे कोई शक व शुबहात हो, वो वहां पर उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन के थ्रू वहां पर मौजूद हो। राइट। बहुत धांधली का पिछली दफा भी शोर रहा। अगर हम कंपेयर करें उस वक्त से और इस हुकूमत ने जो स्टेप्स लिए हैं तो आपको क्या नजर आता है? मेरा तजिया ये है कि ज़मीनी हकीकत आप देखें तो सियासी मुखालफत PTI गवर्नमेंट की इज़ नियर ज़ीरो। सियासी मुखालफत ख़त्म हो चुकी है। जितनी भी आला तरीन सियासी क़यादत है वो अपने इतने करप्शन के केसेस में फंसे हुए हैं। नवाज शरीफ साहब जेल में हैं, शहबाज शरीफ साहब की वो 56 कंपनियां, साफ पानी, मॉडल टाउन, वो इतनी बुरी तरह फंसे हुए हैं कि वो किसी किस्म की सियासी मुखालफत इस वक्त प्रेशर नहीं डाल सकते हैं हुकूमत के ऊपर। दूसरी तरफ जरदारी साहब हैं, पीपल्स पार्टी को देख लीजिए, वहाँ पर वो $35 अरब रुपए का जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। सियासी मुखालफत ज़मीनी हकीकत के हवाले से इस वक्त PTI हुकूमत के सामने कतन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। और ये महाज ये पे और मजीद बोझ पड़ जाता है PTI के ऊपर कि अगर आपके पास सियासी मुखालफत नहीं है, माशी महाज में आपको परफॉर्म करके दिखाना है। सियासी किसी किस्म का प्रेशर मैं समझता हूँ इस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत के ऊपर नहीं। फिर हम गुडविल जस्टिस समझे, क्योंकि ना कोई धरना हुआ, ना कोई बहुत ज्यादा शोर मचा, मगर एक कमेटी बना दी आप लोगों ने। देखिए, तहरीक इंसाफ ने 126 दिन का धरना दिया था फेयर एंड फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन में। जब ये लोग हुकूमत में थे, हमने हमारी इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल जब बन रहा था 100 गुजारिशात हमने पेश की थी। लेकिन आप एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन थे। ये तो अभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आप ही तो सियासी मुखालिफत अभी नजर नहीं आ रही, तो फिर आपके पास करें, हमने मना थोड़ी किया कहना, बिल्कुल करें, हमने मना नहीं किया, लेकिन उनकी मजबूरी है, नहीं कर सकते, अपने अपने केसों में फंसे हुए हैं। हमने गुडविल एक्सटेंड किया। प्राइम मिनिस्टर पहले दिन भी एक्सटेंड करना चाह रहे थे। हम चाहते हैं कि, और ये तहरीक इंसाफ का जो है मैनिफेस्टो में है कि हम फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन में बिलीव करते हैं एंड वी विल गो ऑल आउट, जहाँ तक भी इसमें हो सकता है हम जाएंगे, ताकि अगला इलेक्शन, क्योंकि इंडिया में आप देखें कभी भी ऐसी बात नहीं निकलेगी ये इलेक्शन ठीक हुआ नहीं हुआ। पिछली दफ़ा भी अगर ये कोऑपरेट करते, पिछली दफ़ा भी इमरान खान साहब ने यही कहा था 4 हल्के खोल दें ताकि 2018 के इलेक्शन में। यू वांट टू से समथिंग? जी, पहली बात तो ये कि इनका ये कहना फरूक सबके एक अपना उनका वो विजन व्यू हो सकता है, और डेफिनेटली हम लोग एक दूसरे के व्यूज की रिस्पेक्ट भी करते हैं। मैं बड़ी माजरत के साथ ये कहूंगी कि ये कहना कि कोई सियासी मुखालफत नहीं या स्ट्रांग उस तरह से नहीं है। जो अवाम के पार्लियामेंट के अंदर जो नुमाइंदे बैठे हैं वो पार्लियामेंट के ही नुमाइंदे हैं। हम लोगों ने धरना अगर नहीं दिया, उस तरह की सियासत नहीं की, इसलिए कि हम उस चीज के मुखालिफ थे। हम लोगों ने तो इलेक्शन के दिन ही इलेक्शन के रिजल्ट को रद्द किया था, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत की बका के लिए हम लोग आगे। अगर सारी ऑपोजिशन इकट्ठी होकर पार्लियामेंट ना आती तो आप क्या करते? और दूसरी बात ये कि रीजन
बताया। बात करूंगी और दूसरे मुकदमात के ऊपर नहीं, देखिए वो अगर जेल में तो उनके नुमाइंदे पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, आई एम सॉरी, उनके नुमाइंदे बैठे हैं। और दूसरी बात ये आपका ये गुडविल जेस्चर जो है, आपको हमने पहले दिन ही बता दिया कि ऑपोजिशन को ऑपोजिशन करनी आती है, और हमने ये कहा था कि इस हाउस का बिजनेस तब तक नहीं चलेगा जब तक ये चीज जो है वो मानी ना जाए, क्योंकि हम सड़कों की सियासत पे यकीन नहीं रखते, हम धरनों पे नहीं रखते, हम पार्लियामेंट के अंदर इन्होंने कहा है तो आपने बनाया, इट्स नॉट बनाना मजबूरी भी थी। इफ्तिखार साहब देखें जी, उसमें ये है पीपल्स पार्टी ने भी डेडलाइन दे दी थी, इलेक्शन कमीशन इनका था, बनाया इन्होंने है, इलेक्शन मुशावरत से बनता था, ठीक है, सारा कुछ इन्होंने खुद किया। हम तो कभी हुकूमत में ही नहीं रहे, 40 साल से और आखिर में 70 साल बाद जो 30 दिन की जो हमने हुकूमत की है, सारी जिम्मेदारी इन्होंने तहरीक इंसाफ पे डाल दी। इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, तहरीक इंसाफ हो गया, वो जो